Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the types of crystalline solid, in which I discuss about the ionic solids, molecular solids, covalent network solids, metallic solids, and its characteristics as well as its examples. Today I discuss about the unit cell, lattice point, and some important informations as well as very important numericals. So guys, let us start the topic now. सबसे पहले बेटे हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, यूनिट सेल। यूनिट सेल है ना। यूनिट सेल क्या होती है वो देखिएगा बेटे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोई जिससे सॉलिड मिलकर बना होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिससे सॉलिड मिलकर बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसी को हम लोग यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई अगर दीवार आपके घर में बनी हुई है तो उसकी जो यूनिट है वो क्या है बेटा, ब्रिक, मतलब ईंटें। उसकी क्या है बेटा, यूनिट है, जो बार बार रिपीट होके एक दीवार बना रही हैं। तो इसी टाइप से एक सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनता है तो बहुत सारे एक जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिएगा बेटे। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट विच रिपीटेड, है ना, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट विच रिपीटेड over and over again, over and over again, over again to form a complete lattice, a complete lattice is known as unit cell, is known as unit cell। तो बेटे यूनिट सेल क्या होती है, एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होके एक लैटिस बना देती है क्रिस्टल की। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटे, यूनिट सेल बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर है आप लोग को, यूनिट सेल क्या होती है। तो आप बोल सकते हो द बेसिक रिपीटिंग यूनिट विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म अ कंप्लीट लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और बेटे जो यूनिट सेल होती है वो दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल, एंड सेकंड जो होती है वो होती है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो बेटे आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एग्जामिनेशंस में क्यूबिकल यूनिट सेल अपने आप को 90% कवर अप करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और 10% हेक्सागोनल यूनिट सेल अपने चैप्टर को कंप्लीट करती है और इम्पोर्टेंस अपना रखती है। तो मैंने वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है। तो यूनिट सेल जो होती हैं क्या होती है, तो आप बता सकते हो द बेसिक रिपीटिंग यूनिट विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म अ कंप्लीट लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। और यूनिट सेल दो टाइप की होती हैं, एक क्यूबिकल यूनिट सेल होती है और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है। साथ ही साथ आप बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, पॉइंट की। क्या है बेटा मेरा, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है बच्चे। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी यूनिट सेल में जहाँ जहाँ, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ना ये चैप्टर है। तो आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इनको अगर आप बिल्कुल रिमेंबर रखोगे, याद रखोगे, तो आपसे प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो जो लैटिस पॉइंट होता है इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप ये समझिए किसी यूनिट सेल में जहाँ जहाँ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज करते हैं जिस प्लेस को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उस प्लेस को हम लोग, लैटिस पॉइंट। बिल्कुल सही है। तो आप लिख सकते हो पोजीशन ऑक्यूपाइज बाय, तो इस तरह से लिख सकते हो, है ना, पोजीशन ऑक्यूपाइज बाय constituent particles in an unit cell is known as lattice point। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं।
तो बेटे ये बात आपको क्लियर होगी। लैटिस पॉइंट किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो पोजीशन ऑक्यूपाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एन यूनिट सेल इज नोन एज लैटिस पॉइंट। मतलब एक यूनिट सेल में जहाँ जहाँ एटम, मॉलिक्यूल, आयन या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जहाँ जहाँ ऑक्यूपाइज करते हैं प्लेस को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उस प्लेस को हम लोग, लैटिस पॉइंट। आप कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको याद रखनी है और साथ ही साथ आपको विजुलाइज भी होनी चाहिएगा। तो आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ, वही चीज़ आपको करनी है जिससे आपको चीज़ें विजुलाइज भी होने लगें, क्योंकि ये चैप्टर 3 डायमेंशनल है। तो आपका थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आप 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर सकें। क्या कर सकें आप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप आसानी से इमेजिन कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिएगा बेटे, वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको आप एक क्यूब मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आप उसको एक क्यूब मान लीजिए। तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये क्यूब के बारे में है। किसके बारे में बेटे, क्यूब के बारे में है। तो गाइस ये भी याद रखिएगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको आप एक क्यूब मान लीजिए, और आपका काम क्या है, आप उसमें काउंट करिए कि उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो आप जब फाइंड करोगे तो जब आप देखोगे तो आपको टोटल 8 कॉर्नर मिलेंगे, 4 नीचे और 4 ऊपर, क्योंकि आप कमरे के अंदर बैठे हो। तो आप चारों कॉर्नर नीचे के देख लीजिए, चारों कॉर्नर ऊपर के देख लीजिए, तो आपको 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक कॉर्नर, जो आपका एक कॉर्नर होता है किसी क्यूब का, वो कितने क्यूब में कॉमन हो सकता है, मतलब आप एक कमरे में बैठे हो तो आपका जो कमरे का एक कॉर्नर है वो आपके कितने कमरों में कॉमन होगा। तो आप लोग गाइस ये जान सकोगे कि वो जो कॉर्नर होगा वो 8 कमरों में कॉमन होगा या 8 क्यूब में कॉमन होगा। कैसे, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में कॉमन है, उसके बगल वाले में हो सकता है। तो ये तो आपका एक लाइन वाला होगा, एक इधर वाले में ले लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको विजुलाइज नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको एक आपको क्या करूँगा, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। वो डायग्राम जरा समझिएगा। ये आपका एक क्यूब है, क्योंकि आपको जब दिखेगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये 3 डायमेंशनल आपका स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है। तो एक आपका स्मॉल क्यूब है, इसको स्मॉल क्यूब में कितने कॉर्नर आइटम दिख रहे हैं, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 8। ये कॉर्नर नहीं है बेटे, है ना ये कॉर्नर नहीं, ये लाइन गई है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो आप इसको चीज़ को लिख लीजिए पहले। देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो इस तरह लिखिएगा, देयर आर 8 कॉर्नर इन द क्यूब। देयर आर 8 कॉर्नर इन द क्यूब एंड वन कॉर्नर is common for 8 cube, common for 8 क्यूब्स, है ना। आप 8 क्यूब में कैसे कॉमन है, मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, है ना, इस तरह से छोटे छोटे क्यूबों में, तो ये और छोटे छोटे 8 क्यूब में बढ़ गया है। अभी 4 क्यूब में बटा है, और भी इसको डिवाइड कर दोगे तो 8 क्यूब में आ जाएगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए आपने एक ये कॉर्नर ले रखा है, तो ये कॉर्नर इस वाले कमरे में भी कॉमन है, इसके बगल वाले कमरे में भी कॉमन होगा, इस वाले कमरे में भी कॉमन है, और इसके बगल वाले कमरे में भी कॉमन होगा। 4 नीचे वाले कमरे में कॉमन है, और साथ ही साथ 4 ऊपर वाले भी तो कमरे होंगे। तो इसलिए 8 जो होगा ना, 8 क्यूब में एक कॉर्नर जो होता है 8 क्यूब में कॉमन होता है। साथ ही साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने ओन क्यूब में वो 1/8 होता है। तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हो, देयर फॉर, है ना, देयर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, देयर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, देयर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इट्स ओन क्यूब इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है बेटे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, आप बताइए। एक क्यूब में आपके कितने फेजेस होते हैं, एक क्यूब में आपके 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में गिनिए कितनी दीवारें आप
देख रहे हो, तो आप 6 दीवारें देखोगे, 4 दीवारें देखोगे, एक छत देखोगे, एक ज़मीन देखोगे, है ना। तो आप क्या होगा बेटा, 6 फेजेस होते हैं। तो आप लिख सकते हो देयर आर 6 फेजेस, देयर आर 6 फेजेस इन द क्यूब एंड वन फेज, है ना, एंड वन फेज is common in टू क्यूब्स। ठीक है, 2 क्यूब्स में क्या होता है बेटा, कॉमन होते हैं। जो आपकी एक दीवार है वो 2 कमरों में कॉमन है, तो यानी जो एक क्यूब का जो फेस होता है वो 2 क्यूब में कॉमन रहता है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो आप लिख सकते हो कि इट्स कंट्रीब्यूशन its own cube is equal to 1/2। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटे, एक क्यूब में कितने एज सेंटर्स होते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो कितने एज सेंटर हैं। ठीक है, तो एक क्यूब में 12 एज सेंटर होते हैं। आप एजेस गिन लीजिए, जिस कमरे में बैठे हैं आप उसमें एजेस गिन लीजिए, उसको आपने क्यूब माना, एजेस गिनिए, तो आपको 12 एजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयर आर 12 एजेस, है ना, इन द क्यूब, there are 12 edges in the cube and one edges is common for 4 क्यूब। तो जो एक एज होती है वो 4 क्यूब्स में कॉमन होती है, और जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो देयर फॉर कंट्रीब्यूशन its own cube is equal to 1/4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद भी रखनी है। अगर याद होगी तो भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आपको विजुलाइज होगी तब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ों को बहुत क्लियरली आपको एनालाइज करा सकूँ। एंड फोर्थ जो होता है, फोर्थ एंड लास्ट, बॉडी सेंटर, है ना। तो आप बोल सकते हो बॉडी, एक मिनट गलत हो गया तो मैं इसको काट के यहाँ पर मोड़ के लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है बेटे। ठीक है, मैं इसको ऊपर करके, हाँ, तो आप लिख सकते हो देयर इज वन बॉडी सेंटर, है ना, इन द क्यूब। किसी क्यूब में केवल एक ही बॉडी सेंटर होता है ना, और वो कॉमन होता है, एक ही क्यूब में कॉमन होगा और दूसरे क्यूब में कॉमन हो ही नहीं सकता। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स ओन क्यूब इज इक्वल टू 1। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी अपना क्या रहता है, अपने क्यूब में पूरा का पूरा रहता है, 100% रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसको मैं और अच्छे से एनालाइज कर देता हूँ। तो ये 8 कॉर्नर वाला आपको क्लियर हो गया था। अब आपको फेस सेंटर वाला मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई आपके जिस कमरे में बैठे हो उसमें 4 दीवारें, एक छत और एक ज़मीन है, तो आप वहाँ पर 6 फेजेस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अच्छा, आप बताओ कि जो आपकी छत है वो कितने कमरों में कॉमन है। आपके जो कमरा उसमें कॉमन है, और ऊपर वाला जो कमरा उसके ऊपर बनाओगे तो उसके वाले में ज़मीन बन जाएगी वो। ठीक है, तब भी वो क्या है, कॉमन है ना दोनों में। यानी एक फेज जो होता है वो 2 क्यूब में कॉमन होता है। एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं। तो आप जब एज देखोगे तो आपको 4 तो ऊपर एज दिखाई देंगी और 4 नीचे एज दिखाई देंगी, और 4 जो होंगी साइड में आपको एजेस दिखाई देंगी, जहाँ 2 दीवार जुड़ती हैं वहाँ पर। दिख रहा है ना आपको, विजुलाइज हो रहा है। आप कमरे में बैठ के देखो जरा इस चीज़ को कि 4 कॉर्नर तो आपको जिस पे छत रखी है वो तो 4 दीवारें को जिस पे छत रखी है ना, छत और जो आपकी दीवार जहाँ मिलती है वो एजेस देखिए, तो आपको 4 ऊपर मिलेंगी, 4 नीचे मिलेंगी और 4 वहाँ मिलेंगी जहाँ 2 दीवारें आपस में जुड़ रही होंगी। तो 12 एजेस होंगी। तो वो जो 12 एजेस होती है उसमें एक एज जो होती है वो 4 क्यूब में या 4 कमरों में कॉमन होती है। तो आप सपोज़ करिए जो आपका एक दीवार है जिसके ऊपर छत रखी हुई है, आप उसको इमेजिन करिए कि वो एज आपने ले रखी, तो आपके कमरे में कॉमन है, आपके जस्ट आगे वाले कमरे में कॉमन होगी,
और आपके जस्ट ऊपर वाले कमरे में कॉमन होगी, और आपके जो जस्ट आगे वाले कमरे के ऊपर वाले कमरे में भी वो कॉमन होगी। तो आपको दिखा, विजुअलाइज किया आपने, तो आपको देखो देखना आना चाहिए। और बॉडी सेंटर तो आप जानते हैं एक ही होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप बात करते हैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे बोल रहा है एक सॉलिड है जो कि बना हुआ है दो एटम से, ए और बी से। ए जो है वो कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाइज कर रहा है और बी जो बैठा है वो एज सेंटर पे बैठा है। बोल रहा है डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड का फार्मूला निकालने के लिए आप मान लीजिए ए और बी से मिलकर बना होगा, तो ए एक्स हो सकता है और बी वाई हो सकता है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, इस टाइप का फार्मूला हो सकता है बच्चे। तो आपको फार्मूला निकालने के लिए क्या करोगे, जो जो एक्स की वैल्यू वो कैसे निकालोगे। ए कहाँ प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है अपने क्यूब में, 8 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटे, 1। कितनी निकल के आई, 1। अब बी कहाँ प्रेजेंट है, तो बी प्रेजेंट है बेटा आपका एज सेंटर पे। तो एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं बेटे, एक क्यूब में 4 एजेस होती हैं। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, है ना। कितना होता है बेटा, 1/4। एक एज में, एक जो एज होती है, एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 4 नहीं बेटे, 12 एजेस होती हैं। और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो फार्मूला यानी y का वैल्यू आपको पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, तो आप यहाँ रख सकते हो। तो क्या होगा, AB3 टाइप का सॉलिड होगा। वो किस टाइप का सॉलिड होगा, फार्मूला क्या होगा बेटा, AB3। इस टाइप का आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम है, बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एज ले लिया था, मैंने यहाँ पर फेस सेंटर ले लिया है। तो ए जो है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटे, ये एक्स का वैल्यू आपको चाहिए, ए कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कितने होंगे बेटा, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो एक्चुअली में ये हो गया 1, एक्स का वैल्यू 1 पता चल गया, और बी का वैल्यू है ना, बी के वाई का वैल्यू अगर निकालना है तो एक क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है अपने उन क्यूब में, 1/2। तो ये हो गया 3, है ना। तो क्या फार्मूला निकला बेटे, तो फार्मूला निकला आपका AB3 टाइप सॉलिड्स, है ना। तो फार्मूला आपने निकाल लिया AB3 टाइप ऑफ सॉलिड। तो गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे। एक मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें केवल मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा सॉलिड स्टेट के कुछ इसी टाइप के, जिसमें आपको रिजल्टेंट फार्मूला निकालना होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उसमें कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।